दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपने अभी तक दो नियम पढ़े। पहला नियम था पार्टिसिपल का प्रयोग करके और दूसरा नियम था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब आइए तीसरे नियम पर आते हैं और तीसरे नियम का नाम है बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इसका प्रयोग बताना शुरू करूं, आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर इन्फिनिटिव होता क्या है। सो जल्दी से जानिए और कुछ चीज़ें अपने दिमाग में जल्दी से बिठा लीजिए। पहली बात, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा स्वरूप होता है और पहला स्वरूप कौन सा था? पार्टिसिपल। और तीसरा स्वरूप क्या होता है? जीरंड। जी हाँ, सो नॉन फाइनाइट वर्ब के ये तीन स्वरूप होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है इन्फिनिटिव और तीसरा होता है जीरंड। जी हाँ, तो आज आप यहाँ पर बाय यूजिंग इन्फिनिटिव अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब के दूसरे स्वरूप को पढ़ रहे हो। चलिए देख लेते हैं कि ये इन्फिनिटिव होता क्या है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा है आपको याद करने के लिए। इन्फिनिटिव कुछ नहीं है, केवल किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दीजिए। जी हाँ, किसी भी एक्शन वर्ड से पहले टू लगा दीजिए, लेकिन वो एक्शन वर्ड फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। आपको अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही टू लगता है, कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म से पहले टू नहीं लगता है। ओके, तो अब देखिए कि हम किसी भी क्रिया से पहले, सपोज हमने यहां पर लिख दिया 2 + c इज इक्वल टू c। इसको जरा देखिए, अगर हमने कर दिया 2 + walk इज इक्वल टू वॉक। ओके, तो ये जो टू वॉक हुआ या जो टू सी हुआ, इनफैक्ट यही आपका इन्फिनिटिव है। ओके, तो जब इन्फिनिटिव के निर्माण की बात आए तो आपको क्या करना है? सिंपली किसी न किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा देंगे तो वह इन्फिनिटिव बन जाएगा। क्लियर? अब दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ क्या निकलता है। तो जरा देखिए, इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ कभी निकलता है कर में, जैसे देख कर, और कभी इसका हिंदी अर्थ निकलता है ना नी ने में, जैसे देखने, देखने या देखना या देखनी। ओके, ऐसे अर्थ निकलता है। जैसे टू वॉक माने टहलना, ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ कभी टहलना मीन्स कभी नानी ने में इसका अर्थ निकलेगा और कभी टहल कर अर्थात कभी इसका अर्थ कर में निकलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दो प्रकार के इसके अर्थ निकलते हैं। ओके, अब आपको देखना है कि इस इन्फिनिटिव का प्रयोग हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए कब करेंगे, यानी वो कौन सी परिस्थितियां होंगी यहां सेंटेंसेस के बीच में जब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले तो हम वो कंडीशंस देख लेते हैं कि जब हम इस इन्फिनिटिव नामक इस नियम का प्रयोग करेंगे, और फिर उसका मेथड देख लेते हैं, उसकी विधि देख लेते हैं, उसका यूज देख लेते हैं। क्लियर? तो अगली स्लाइड में जरा देखिए कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, वो कौन सी कंडीशंस हैं। सपोज आपके सामने यहां पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे हुए हैं और इनको जोड़कर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। ओके, अब इन वाक्यों में ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी वो कंडीशन होनी चाहिए जब हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनिए क्या है। देखिए जनाब, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में आपको यह ध्यान में देखना है कि इन दोनों ही वाक्यों की जो वर्ब्स हैं, यानी जो दोनों वाक्यों की क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं क्या कर रही हैं। देखिए जरा, एक वाक्य की जो पहले वाक्य की क्रिया है और दूसरे वाक्य की क्रिया, तो दूसरे वाक्य की क्रिया पर्पस बता रही होगी। क्या? पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य, अर्थात ये जो दूसरी क्रिया होगी वो पहली क्रिया का पर्पस होगी। फिर से सुनिए, दूसरी क्रिया पहली क्रिया का पर्पस होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली क्रिया दूसरी क्रिया का कारण होगी, या हो सकता है इन दोनों में से कोई भी क्रिया किसी का भी कारण हो सकती है, अर्थात रीजन हो सकती है। क्लियर? तो दूसरी कंडीशन क्या है? रीजन। और तीसरी कंडीशन है रिजल्ट। ध्यान दीजिए,
ये 3 कंडीशंस हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस रखे हुए हैं जिनमें से किसी भी वाक्य की कोई एक क्रिया यदि दूसरे वाक्य की क्रिया का पर्पस बता रही है, उद्देश्य बता रही है, अथवा रीजन बता रही है, कारण बता रही है, अथवा रिजल्ट बता रही है, अगर ये 3 कंडीशंस आपको दिखाई पड़े तो आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग कुछ इस तरह से कर लेना चाहिए। कैसे करना है बस ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि कोई क्रिया पर्पस बता रही है तो उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को ले आइए, क्लियर, फर्स्ट फॉर्म, और उससे पहले टू लगा दीजिए, क्लियर। और अगर क्रिया के साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है तो उसको भी अपने साथ ले लीजिए, क्लियर। और उस क्रिया को यानी वो फ्रेज बन जाएगा फिर, और कुछ नहीं, उस क्रिया को आकर दूसरे वाक्य में उपयुक्त स्थान पर आकर यूज कर दीजिए, क्लियर ना। ओके, अब यदि किसी वाक्य की क्रिया रीजन बता रही है यानी कारण बता रही है तो कारण बताने वाली क्रिया को क्या करोगे, इन्फिनेटिव में चेंज कर दोगे। रीजन बताने वाली क्रिया को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए, उससे पहले टू लगाइए, इन्फिनेटिव बन गया, और दूसरे वाक्य से उसको जोड़ दीजिए। अभी कैसे जोड़ते हैं अभी आपको बताते हैं। अब रिजल्ट के बारे में हम थोड़ी देर बाद में जरा बात करेंगे, पहले ये 2 एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए अगली स्लाइड में। तो देखिए यहां पर 2 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। इन एग्जांपल्स को जरा स्टडी करिए, पहले पढ़िए, ठीक से समझिए, और फिर उन कंडीशंस के बारे में सोचिए जो मैंने अभी आपको बतलाई। देखिए जरा, पहला सेंटेंस क्या है, मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया, ही सा द ताज देयर, उसने वहां पर ताज देखा। ओके, अब जरा गौर करिए, इन दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़िए ध्यान से, और फिर देखिए क्या पहली क्रिया और दूसरी क्रिया में कोई संबंध है क्या, उद्देश्य जैसा संबंध है क्या। तो यदि आप ध्यान से और गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि मोहन के आगरा जाने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था ताज देखना, क्लियर। तो जी हां, इस सेंटेंस में हमको पर्पस दिखाई पड़ रहा है, और अगर हमें पर्पस दिखाई पड़े तो पर्पस बताने वाली जो क्रिया है उसी क्रिया को, उसी वर्ब को हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। ओके, तो इसको ये क्रिया बता रही है उद्देश्य यानी पर्पस, तो इसी क्रिया को हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव में। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, तो क्या बन गया, टू सी, क्लियर ना। बस इस टू सी के साथ में इस पूरे के पूरे सेंटेंस को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक फ्रेज। ये क्या बन जाएगा, टू सी द ताज, और देयर रखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले वाक्य में वो देयर जिस स्थान की ओर इशारा किया जा रहा है वो स्थान वहां पर ऑलरेडी है, क्लियर। यहां पर देखिए ये ही कौन है, मोहन, तो इसको रिमूव कर देंगे, ये देयर को भी। तो जो अननेसेसरी थिंग्स होती हैं, गैर जरूरी जो चीजें या बातें या रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं, और केवल वो काम की चीजें हम ले लेते हैं जो वहां पर दूसरे सेंटेंस में होती हैं। ओके, तो ये ही कौन, मोहन, तो ही को रिमूव कर दिया, देयर माने वहां, वहां कहां, आगरा, तो यहां पर देयर को रिमूव कर दिया, और सेंटेंस क्या बना, मोहन वेंट टू आगरा, और यहां से हमने क्या किया है, इस सा को, सा सेकेंड फॉर्म है, उसकी फर्स्ट फॉर्म को ले गए और उससे पहले टू लगाया, ठीक है। तो चलिए लगा दिया टू सी और द ताज। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, जो टू सी द ताज है, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हमने यहां पर इसे फ्रेज में बदल दिया। ओके, तो सिंपल सेंटेंस की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो आप जरा ध्यान करिए, पिछले वीडियोज में मैंने आपको क्या बतलाई थी कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल और केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया होती है। जी हाँ, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वेंट है ये तो टेंस बता रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बट ये क्रिया उसको हमने इन्फिनेटिव में अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया है जो कि टेंस नहीं बता सकती। जी हाँ, ये सिंपल सेंटेंस बन गया, क्लियर। तो आप देखें अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकला। देखिए, मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया, टू सी देखने, नानी ने में इसका अर्थ निकला द ताज। सो मोहन ताज को देखने या ताज देखने आगरा गया।
क्लियर। अब दूसरे सेंटेंस पर आ जाते हैं, ही बिकेम वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न हो गया या वो बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरा सेंटेंस, ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, उसने अपनी सफलता का समाचार सुना। उसने हर्ड सुना, द न्यूज समाचार, ऑफ हिज सक्सेस अपनी सफलता का समाचार सुना। क्लियर। अब जरा देखिए यहां पर देख लीजिए, क्या ये पहली क्रिया है और ये दूसरी क्रिया है, क्या यहां पर कोई उद्देश्य जैसी वाली बात है क्या? देखो जरा भाई, प्रसन्न होने का उद्देश्य है क्या सुनना? जी नहीं, यहां पर उद्देश्य नहीं है, यानी पर्पज नहीं है। फिर क्या है? तो दूसरी चीज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर रीजन है। देखिए क्या है, बिकेम हो गया, प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि उसने समाचार सुना, तो सुनने के कारण वो वास्तव में प्रसन्न हुआ। तो जी हां, यहां पर दूसरी क्रिया आपको क्या बता रही है? रीजन। रीजन मीन्स कारण। तो दूसरी क्रिया आपको कारण बता रही है। तो मैंने अभी आपको बतलाया कि यदि पर्पस बताने वाली क्रिया हो तो पर्पस बताने वाली क्रिया को आप इन्फिनिटिव में चेंज कर दीजिए। अगर कोई क्रिया आपको ऐसे दिखाई पड़ती है जो रीजन बता रही है यानी कारण बता रही है, तो उसे भी आप इन्फिनिटिव में चेंज कर दीजिए और सेंटेंस को, यानी इस क्रिया को अगर आप इन्फिनिटिव में चेंज कर रहे हैं तो इस वाले हिस्से को लेकर इस वाले हिस्से से आकर आगे जोड़ देते हैं। कैसे? वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न हो गया। और इस क्रिया, ये क्रिया कारण बता रही है ना, इस क्रिया को आप इन्फिनिटिव में बदल दीजिए। तो इन्फिनिटिव में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लाना पड़ेगा और उससे पहले लगाना पड़ेगा टू। तो हो गया टू हियर, और इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कर में, यानी सुनकर। और क्या सुनकर? द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस। ओके, तो अब आप जरा गौर करिए इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ। यहां पर भी वही काम हो गया, एक क्रिया को हमने इन्फिनिटिव अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलकर और इस सेंटेंस को फ्रेज में बदल दिया। क्लियर। और उस फ्रेज को पहले वाले सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। तो अब अगला जो सेंटेंस बना उसमें केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया रह गई और सेंटेंस हुआ, ही बिकेम वेरी हैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, अर्थात वह अपनी सफलता का समाचार सुनकर, इसका अर्थ निकल रहा है सुनकर प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। ठीक है। तो देखिए अब आपको यह ध्यान में देखना है कि अगर इन्फिनिटिव कारण बताता है तो उसका हिंदी अर्थ कर निकलता है, अगर वो रीजन बताएगा, और अगर उद्देश्य बताएगा तो उसका हिंदी अर्थ नानीने में निकलता है। देखिए यहां पर उद्देश्य है, तो ही वेंट टू आगरा टू सी, देखने, अर्थात वह ताज देखने आगरा गया, तो उसका हिंदी अर्थ क्या निकला यहां पर? देखने, नानी ने। तो अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, अगर कोई इन्फिनिटिव पर्पस बताता है तो उसका हिंदी अर्थ नानी ने में निकलता है, और अगर कोई इन्फिनिटिव रीजन यानी कारण बताता है तो उसका हिंदी अर्थ कर निकलता है। ओके। एक तीसरी और भी कंडीशन है जिसे परिणाम कहते हैं, यानी रिजल्ट। और वो रिजल्ट किस प्रकार का हो, जरा गौर से देखिएगा उस सेंटेंस को, चूंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको अच्छे से समझना होगा, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग ही स्लाइड केवल उसके लिए बनाकर रखी हुई है। तो आगे देखिए थर्ड कंडीशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए थर्ड कंडीशन में हमको दिखाई पड़ता है परिणाम, यानी रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट शो करने वाले सेंटेंस एक विशेष प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आपको जरा गौर करके सुनना है, समझना है। देखिए वो रिजल्ट शो करने वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनकी कंडीशन आपको अच्छे से समझना है। देखिए आपको पहले सेंटेंस में कुछ ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एक एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब होगा, जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या ओवर या किसी भी अन्य प्रकार का एडवर्ब होगा जो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा। क्लियर। पहले सेंटेंस की कंडीशन है। देखिए पहला सेंटेंस में क्या है, द मैन वॉज वेरी ओल्ड, वह आदमी बहुत बूढ़ा था। तो बूढ़ा क्या है, इस आदमी की विशेषता है, मीन्स इस आदमी के बारे में बतला रहा है कि वो आदमी कैसा है। ओके। सो वह आदमी बूढ़ा था, और बूढ़ा कैसा, कितना बूढ़ा था, वेरी ओल्ड। तो ये एडवर्ब हो गया, चूंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब हो गया।
क्लियर? तो इस तरह का कोई एक एडवर्ब हो सकता है, यहां पर एक्सट्रीमली भी हो सकता है, एक्सेसिवली भी हो सकता है, एंड समटाइम्स यहां पर ओवर भी हो सकता है। क्लियर? आगे देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या कंडीशन होगी। दूसरे सेंटेंस में ऐसा होगा कि यहां पर कैन नॉट या कुड नॉट जैसा एक हेल्पिंग वर्ब लगी होगी। कैन नॉट, कुड नॉट, डज नॉट, विल नॉट, डिड नॉट, इस तरीके की कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव होगी। समटाइम्स अफर्मेटिव भी होती है, बट ये एक सेंटेंस है, ये एक प्रकार का विशेष टाइप का सेंटेंस है। इसको आगे के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में हम इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ओके, अभी फिलहाल हम यहां पर देखते हैं 21 को हम किस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो देखिए जरा, द मैन वॉज वेरी ओल्ड। पहले सेंटेंस में आपको देखना है कि एक एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब होगा, और दूसरे सेंटेंस में आपको देखना है कि वहां पर कैन नॉट या कुड नॉट का यूज होगा। ओके, अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये आपको देखना है। चलिए जरा, कैसा है और क्या होगा इसके बारे में जरा गौर करते हैं। देखिए, अब यहां पर दोनों वाक्यों में थोड़ा सा चेंज करना होगा। दोनों ही सेंटेंसेस में क्या करना होगा, यहां पर इस एडवर्ब के स्थान पर आपको TOO ये लगाना है, ये वाला एडवर्ब, ये भी एडवर्ब ही है। तो अन्य सारे एडवर्ब्स को हटाकर, यानी वेरी या एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या ओवर जैसे जो अन्य प्रकार के जो एडवर्ब्स हैं, उन एडवर्ब्स को हटाकर हमें एक इस वाले यानी TOO इस एडवर्ब को लगाना होगा। क्लियर? और दूसरे वाले सेंटेंस में से आपको सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट, ये तीन चीजें हटा देनी है। दूसरे वाले सब्जेक्ट से ये हटा देना है। क्लियर? यानी सब्जेक्ट और ये हमें कुड नॉट या कैन नॉट या डज नॉट या विल नॉट को हटा देना है, और उसकी जो मेन वर्ब है उससे पहले आपको टू का प्रयोग कर देना है और बस सेंटेंस को जोड़ देना है। कैसे? देखिए जरा, द मैन वॉज, अब इस वेरी के स्थान पर आपको क्या लगाना है, टू ओल्ड। अब ये एडजेक्टिव रख दिया। ओके, अब आते हैं यहां पर से इसे हटा देते हैं। ओके, तो चलिए, टू ओल्ड, टू, और हटा दिया। हटाने के बाद इस क्रिया को हमने इन्फिनिटिव में बदल दिया, टू वॉक प्रॉपरली। ठीक है, इसका भी वही अर्थ होता है। ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस का भी सेम मीनिंग है जो इन दोनों वाक्यों का मीनिंग है। दोनों वाक्यों का मीनिंग क्या है कि वह आदमी बहुत बूढ़ा था और वह ठीक से चल नहीं सकता था या चल नहीं पा रहा था। ऐसा इस सेंटेंस का भी वही अर्थ है, बस क्या है, ये सिंपल सेंटेंस बन गया है। यहां पर से इस टेंस बताने वाली क्रिया को हमने हटा दिया है। ये एक विशेष पैटर्न होता है, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव एंड प्लस इन्फिनिटिव। ये एक विशेष प्रकार का पैटर्न होता है सेंटेंस का। हम हिंदी में अर्थ भी वैसा ही निकाल लेते हैं, द मैन वॉज टू ओल्ड, आदमी इतना बूढ़ा था कि वह ठीक से चल नहीं पा रहा था, यही अर्थ निकाल लें। या फिर उसका सिंपल सीधा सा अर्थ, आदमी ठीक से चलने के लिए बहुत बूढ़ा था। तो आदमी ठीक से चलने के लिए बहुत बूढ़ा था, इसका क्या मतलब हो गया कि वह आदमी इतना बूढ़ा था कि वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। ओके, अगला सेंटेंस जरा गौर से देखते हैं, ये भी कुछ वैसे ही है। सरला इज एक्सट्रीमली लेजी, सरला बहुत लेजी है। लेजी का मतलब आलसी होना। सी डज नॉट कंप्लीट हर वर्क इन टाइम, वह अपना वर्क, अपना काम सही समय पर पूर्ण नहीं करती है। जी हाँ, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये लेजी एक एडजेक्टिव है और उससे पहले यहां पर एक एडवर्ब दिया हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में डज नॉट ये आ जाए, कैन नॉट, कुड नॉट, डज नॉट, विल नॉट, ऐसी अगर क्रिया आ जाती है तो यहां पर से इस सेक्शन को हटाएंगे और एक्सट्रीमली के स्थान पर TOO लगा देंगे और इसकी जो मेन वर्ब है उससे पहले टू लगा देंगे। क्लियर? और इसको भी वैसे ही बना देंगे। कैसे? सरला इज टू लेजी और टू कंप्लीट, यहां पर हमने क्या किया, टू कंप्लीट हर वर्क इन टाइम। तो आप देखेंगे अगर गौर करके तो यहां पर ये जो रिजल्ट है क्या है, आदमी इतना बूढ़ा था यानी बहुत ज्यादा बूढ़ा था, और बूढ़े होने का परिणाम क्या है कि वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो यहां पर ये परिणाम बता रहे हैं।
क्लियर। अच्छा, यहां पर सरला इतनी लेजी है, यानी बहुत ज्यादा लेजी है, और लेजी होने का जो परिणाम है यानी रिजल्ट है वो क्या निकलता है कि वो सही समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाती है। अब एक चीज आपको और बताना है भाई यहीं पर, और वो चीज क्या है, देखिए यहां पर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स क्या है, ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स यहां पर एक ही हैं, तो आपने सब्जेक्ट को हटा दिया। कभी कभी ऐसा होगा कि यहां पर सब्जेक्ट एक ही नहीं होंगे, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, आइए अगली स्लाइड में। अब इसी रिजल्ट बताने वाले ऐसे ही सेंटेंसेस का एक और एग्जाम्पल आप देखिए जरा, और उस एग्जाम्पल में आप पाएंगे कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। और अगर ऐसा हो तो एक छोटी सी ट्रिक, या उसको रूल ही कह लीजिए, ट्रिक ना कहिए उसको, क्योंकि मैं ट्रिक्स या ट्रिकी वीडियोस नहीं बनाता, इनफैक्ट मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस बनाता हूं। चलिए देखिए जरा क्या है, अगर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हों और वो रिजल्ट बताने वाला कुछ वैसा ही सेंटेंस हो जहां पर एक एडजेक्टिव दिया होगा और उस एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब दिया होगा, ओके, और दूसरे सेंटेंस में वही कैन नॉट, कुड नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट ऐसी क्रियाएं लगी हों, बट यहां पर सब्जेक्ट डिफरेंट हो, तब क्या करना होगा, आपको काम वही करना है। इस वेरी के स्थान पर आपको TOO लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वर्ड हटा देना है, और जो मेन वर्ब है उससे पहले आपको टू लगा देना है, तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, ओके। लेकिन अभी इसका क्या करेंगे भाई, अभी यहां पर अगर ये दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही होते तो इसको भी हटा देते, जैसा कि अभी पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा, बट ये तो डिफरेंट है, अब इसको तो नहीं हटा सकते हैं भाई। हिल वॉज वेरी हाई, हिल माने पहाड़ी बहुत ऊंची थी, दे कुड नॉट क्लाइंब इट, वे लोग उस पर चढ़ नहीं सके, ओके, ये सेंटेंस है, क्लियर। अब जरा आपको गौर करना है कि यहां पर ये सब्जेक्ट जब अलग माने डिफरेंट है तो इस सब्जेक्ट को आप हटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे भाई, भाई सिंपल सा देख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करो, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, देम। अगर आई होता यहां पर तो क्या होता, मी हो जाता, मी ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहां पर यू होता तो यू ही रहता, अगर ही होता तो ऑब्जेक्टिव केस उसका हिम होता, ओके। अगर यहां पर सी होता तो ऑब्जेक्टिव केस उसका हर होता, है ना। अर्थात यहां पर अगर कोई प्रोनाउन रखा है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ले लेते हैं, आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में ही को हिम में, सी को हर में, इट ही रहेगा, और दे को देम में, क्या हो जाएगा, देम में, क्लियर। अगर यहां पर कोई प्रोनाउन रखा है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ले लेंगे और उससे पहले फॉर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, क्लियर। ये अब आप कर सकते हैं, जी हाँ। अगर यहां पर ये सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न हो तो हम ऐसे कर लेते हैं, और इस चीज को हम अगले वाक्य में जोड़ देते हैं, यानी उस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में जोड़ देते हैं, और फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा बाद में रख देते हैं। कैसे, जरा देखिए, द हिल वॉज वेरी को टू में चेंज कर दिया, टू हाई, इतना लिख दिया। पहला सेंटेंस हमने यहां पर वेरी को अकेले चेंज किया, टू कर दिया। अब दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर चेंज्ड है तो अगर प्रोनाउन है तो हमने फॉर का ऑब्जेक्टिव केस रख दिया, फॉर देम। अगर यहां आई होता तो फॉर मी, अगर वी होता तो फॉर अस, और अगर कोई नाउन होता तो, जैसे यहां पर पीपल कुड नॉट अगर होता तो फॉर पीपल हो जाता, अगर यहां पर राम होता तो फॉर राम हो जाता। तो नाउन में कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस वहां पर ले जाना होता है। अब यहां पर बचा, इसको तो हम समाप्त कर देते हैं, और अब इससे पहले यानी जो मेन वर्ब है उससे पहले टू लगाइए, तो क्या बन जाएगा, टू क्लाइंब, क्लियर। अब आपने कहा सर इट भी हटा दिया, जी हाँ, इट, इस पर किस पर भाई, चढ़ा किस पर जा रहा है, हिल पर, तो हिल ऑलरेडी यहां पर है ही,
तो आप जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों को हम हटा देते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करिए, नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।